से वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें हम थर्मोडायनामिक की स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके थे कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। वहीं उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल पोटेंशियल एंड एंट्रोपीज। अब केमिकल पोटेंशियल जो होता है ये भी एक टाइप की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है और इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कहा जाता है। जो केमिकल पोटेंशियल होता है, जो केमिकल पोटेंशियल होता है इसको म्यू आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और वहीं गिब्स फ्री एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ओपन सिस्टम में अगर सिस्टम ओपन होगा तो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंडेंट करती है। यदि क्लोज सिस्टम में होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज तो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। जो केमिकल पोटेंशियल यूज किया जाता है मोस्टली क्लोज सिस्टम के लिए किया जाता है, लेकिन हम पहले जो डेरिवेशन लिखते हैं ना तो ओपन सिस्टम के लिए लिखते हैं फिर उसके बाद क्लोज सिस्टम के लिए। जैसे भी यहाँ पे डेरिवेशन फिर उसके बाद एक अब ओपन और क्लोज सिस्टम में ये होता है। जब ये ओपन सिस्टम में होता है तो जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होती है, नेक्स्ट वाली ये वाली वैल्यू चेंज होती है, वो अभी मैं डिटेल में बता दूंगा, बहुत इजी है। लेकिन जो लास्ट वीडियो में मैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज से ही रिलेट है, मतलब सिमिलर ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर वो याद है तो ये भी याद हो जाए, अगर ये याद है तो वो भी इजी है, वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, दोनों सेम सेम ही है। बस थोड़ा बहुत ही चीजें एक्स्ट्रा है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में और केमिकल पोटेंशियल में। इसका डेरिवेशन अब ये जो क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम में इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं आता। जब कोई भी चेंजेस नहीं आएगा तो वो कांस्टेंट होगा, और जब कांस्टेंट होता है तो वो जीरो के इक्वल ही होता है। जो कांस्टेंट होता है तो जीरो के इक्वल होता है। तो ओपन तथा क्लोज सिस्टम दोनों के लिए यूज की जाती है, लेकिन जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज थी वो क्लोज सिस्टम के लिए नहीं, वो ओपन सिस्टम के लिए बताई जाती थी। इसका डेरिवेशन है ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर केमिकल पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द केमिकल पोटेंशियल। ये हम यहाँ तक इस वीडियो में पढ़ लेंगे, देख लेंगे इस वीडियो में, या इसको दो वीडियो में डिवाइडेड कर देंगे। अब केमिकल पोटेंशियल की अगर बात करें हम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कहा जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स ए पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। जो केमिकल पोटेंशियल होती है ये एक पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है। द केमिकल पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। जो केमिकल पोटेंशियल होता है इसको पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी भी कहा जाता है। एंड केमिकल पोटेंशियल डिनोट बाय म्यू आई। जो केमिकल पोटेंशियल होता है उसको म्यू आई से डिनोट किया जाता है। इसलिए जो डिफरेंशियल शो करते हैं म्यू आई इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एन आई। जो एन आई है नंबर ऑफ आयत मोल है, जो आयत कंपोनेंट आयत है उसके मोल एन आई है। वहीं टेम्परेचर प्रेशर और एन जे, यहाँ पे n1 n2 ना के एन जे आएगा कि अदर कंपोनेंट और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। हमें केमिकल पोटेंशियल जो निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ आयत मोल का निकालना है। नंबर ऑफ आयत मोल का डिफरेंशियल निकालना होता है। अब देखिए जो एक पार्शियल डिफरेंशियल होता है कंप्लीटली डिफरेंशियल होता है। मैंने बताया था कंप्लीटली डिफरेंशियल को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पार्शियली डिफरेंशियल को डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें पार्शियली डिफरेंस निकालना होता है और कंप्लीटली डिफरेंशियल भी निकालना होता है। ये जो केमिकल पोटेंशियल जो उसका जो डिफरेंशियल होता है उस तरीके से होता है म्यू आई इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एन आई। वहीं अगर हम बात करें ओपन सिस्टम में जब केमिकल पोटेंशियल निकाला जाता है तो यहाँ जो होता है म्यू आई इज इक्वल टू, अब जो ऊपर आएगा डेल जी अपॉन डेल एन आई होगा। फिर उसके बाद अब ये वेरिएशन होते हैं टेम्परेचर प्रेशर है, तो सबसे पहले टेम्परेचर के लिए निकाला जाता है फिर प्रेशर के लिए। ये सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही आ गया। अब जब ओपन सिस्टम की बात करते हैं कि ओपन सिस्टम के लिए गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेस निकालने होते हैं यार, केमिकल पोटेंशियल को हमें ड्राइव करना होता है। वही डी म्यू आई आता है, डी म्यू आई इज इक्वल टू डेल जी अपॉन टेम्परेचर डे प्लस तो वो अभी नेक्स्ट आएगा, वो बता दूंगा। अब देखिए जो डेरिवेशन बनेगा यहाँ पे जो डेफिनेशन जो बनेगी इसकी, तो ये बनेगी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये ना ऊपर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू
number of mole of component at constant temperature, pressure and other component, it's called chemical potential. अब chemical potential म्यू से रिप्रेजेंट, ये chemical potential हुआ ना, तो उसने ये थ्योरी में यहाँ पे जो बोला है, ये बोला है कि give free energy change with respect to number of mole of component at constant temperature, pressure and at constant temperature and another component of mole is called chemical potential. जब गिब्स एनर्जी में चेंजेस होता है किसी कंपोनेंट मोल ऑफ कंपोनेंट में, किसी कंपोनेंट के मोल ऑफ कंपोनेंट में, कि जब टेम्परेचर, प्रेशर और अदर कंपोनेंट के मोल कांस्टेंट रहते हैं तो उसको ही केमिकल पोटेंशियल कहा जाता है। अब तो गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज डिपेंडेंट ऑन द मैटर ऑफ क्वांटिटी इन द ओपन सिस्टम। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज तो चेंजेस मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है, इंटेंसिव डिपेंडेंट नहीं होती है। अब ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ओपन तथा क्लोज सिस्टम के लिए यूज की जाती है। ओपन सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, लेकिन क्लोज सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं होता है। जो मैटर की क्वांटिटी होती है, जो नंबर ऑफ मोल होते हैं ना, इसकी क्लोज सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता है। जो चेंजेस आते हैं ना सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर, जो एनर्जी का तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ मैटर की क्वांटिटी पे कोई चेंज नहीं आता है। तो क्लोज सिस्टम के लिए तो पीछे की वैल्यू चेंजेस होती है, वहीं ओपन सिस्टम के लिए आगे की वैल्यू चेंज होती है। वो अभी यहाँ पे आप जब डेरिवेशन देखो ना, अभी डेरिवेशन में आपको पता लग जाएगा। गिब्स एनर्जी चेंज इन ओपन सिस्टम। अब देखिए गिब्स एनर्जी जो होती है ओपन सिस्टम में चेंजेस होती है। हम जैसा हम जानते हैं G is equal to F T P N1 N2 बोला। गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन ऑफ स्टेट एट टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ये स्टेट फंक्शन होती है टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट की। तो यहाँ पे G is equal to F टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट N1 N2। N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल है। अब इसको दो सिस्टम के द्वारा तो कंसीडर किया जा रहा है। जो गिब्स फ्री एनर्जी ओपन सिस्टम में जो है, ओपन तथा क्लोज दोनों सिस्टम में हम दिखा नहीं देते। ओपन सिस्टम में हम दिखाते हैं जैसा हमने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में लिखा था, सेम वही लिखते हैं। अब बस यहाँ पे हमें केमिकल पोटेंशियल चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हम लास्ट वीडियो में जो हम लेते थे, जैसे एंथैल्पी लेते थे, तो वहां पे H1 यहाँ पे भी डेल्टा H लिया जाता था, फिर उसके बाद H1 यहाँ H1 H2 एंट्रोपी के लिए S1 आता था, और टेम्परेचर के लिए भी हम निकालते थे, प्रेशर के लिए भी हम निकालते थे, वॉल्यूम के लिए भी हमने निकाला था। तो लेकिन अब जो केमिकल पोटेंशियल में जो आता है, तो डेल G इज इक्वल टू डेल G अपॉन डेल T। जो ऊपर ये है ना, जैसे हम जो इक्वेशन लिखी G इज इक्वल टू F Tp N1 N2, कि गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन ऑफ स्टेट, इस एनर्जी स्टेट फंक्शन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमें निकालना होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए हम डी लगाते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल के लिए हम डेल लगाते हैं। dg इज इक्वल टू डेल G अपॉन डेल T। जब डेल T यहाँ पर है तो यहाँ पर dt आया। ये सबसे पहले हम टेम्परेचर वेरिएबल के लिए ले रहे हैं। हम सारे वेरिएबल के लिए हमें इक्वेशन लिखनी है, सारे वेरिएबल का की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एक इक्वेशन लिखनी होती है, डेल G अपॉन डेल T। अभी टेम्परेचर के लिए क्या होगी? डेल G अपॉन डेल T dt, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हुआ है। प्रेशर कांस्टेंट हुआ, N1 N2 कांस्टेंट हो गया। अब वही हमें प्रेशर के लिए लेनी है, तो सेम चीज डेल G अपॉन डेल P। यहाँ पे T की जगह P आ जाएगा। वही टेम्परेचर, वहां पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर N1 N2 कांस्टेंट होगा। अब उसके बाद प्रेशर के बाद हम N1 के लिए लिखते हैं। अब जब N1 के लिए लिखते हैं वही सेम चीज डेल G अपॉन डेल N1। अब प्रेशर की जगह अब N1 करना है, जिसके लिए लिखते हैं उसको बस नीचे लिखना है, बाकी ऊपर वाले को सेम लिखना है, और जो साइड में लिखना है वो
जो ऊपर वाला है वही साइड में लिखना है, डेल जी अपॉन डेल पी। अब यहाँ प्रेशर आ गया, यहाँ पे जब N1 चेंज किया तो यहाँ पे dN1 आ जाएगा। बाकी N1 कांस्टेंट नहीं होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल पे वैल्यू निकलती है, एक साथ दो पे नहीं निकल सकती, एक साथ दो पर्टिकुलर पे नहीं करता, एक ही स्टेट पे वर्क करता है। यही प्लस में लगाइए, फिर N2 के लिए निकालिए डेल जी अपॉन डेल N2। अब डेल N2 यहाँ पे dN2 करिए, टेम्परेचर प्रेशर N1 को कांस्टेंट कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर दीजिए। तो अभी ओपन सिस्टम के लिए जब की जा रही है तो मेटर की क्वांटिटी में चेंज होता है ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम में जब क्या आता है, अब जो मेटर के नंबर ऑफ मोल होते हैं N2 नंबर ऑफ मोल होते हैं, N1 N2। गैस फ्री एनर्जी को प्लस, इसे इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन हम ओपन सिस्टम की अगर बात करें, ओपन सिस्टम में नंबर ऑफ मोल में चेंजेस आते हैं, जो मेटर की क्वांटिटी उसमें चेंजेस आते हैं। इसलिए जो ओपन सिस्टम में जो लास्ट वाली वैल्यू जिसमें N1 आ रहा है, N2 आ रहा है, और जिसमें टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन जो हम डिफरेंशियल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल का डिफरेंशियल निकालना होता है हमें। ओपन सिस्टम में नंबर ऑफ मोल का डिफरेंशियल निकालेंगे N1 N2 का। अब डिफरेंशियल निकालने के लिए यहाँ पे हम केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू चेंज करते हैं। ये ओपन सिस्टम में आ गया कि N1 के लिए μ1 दे दिया और N2 के लिए हमने μ2 दे दिया। ये जैसे ये वाला पोर्शन है, डेल जी अपॉन डेल N1 टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर नंबर ऑफ कंपोनेंट, अदर नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो गई है ये वाला पोर्शन, तो इसकी वैल्यू μ1 आ गई। यही दूसरे वाले इस वाले पोर्शन को ले लीजिए, ये डेल जी अपॉन डेल N2 टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हुए, तो यहाँ पर μ2 आ गया ये रहा। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने पुट किया तो ये पोर्शन तो एज इट इज लिखा जाएगा ये वाला। फिर टेम्परेचर प्रेशर पे जो चेंजेस रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आ रहा है, फ्री एनर्जी में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं, यहाँ पे प्रेशर के रेस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं गिस फ्री एनर्जी में। और यहाँ जो आता है नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट के मोल होते हैं उनके रेस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं। अभी जब μ1 μ2 को यहाँ पर पुट करना होता है, μ1 को इस पोर्शन में आ जाता है, तो μ1 dp प्लस μ2 dp dN2, यहाँ पे कहाँ है dN2, यहाँ पे dN, यहाँ पे μ1 वाली वैल्यू यहाँ पर डलेगी, μ1 dN1 प्लस μ2 dN2। इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, ये इक्वेशन डेल जी इज इक्वल टू डेल जी अपॉन dt प्रेशर और नंबर ऑफ कंपोनेंट कांस्टेंट हो गए। टीबी में प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, अदर कंपोनेंट कांस्टेंट हो गए। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, μ1 dN1 ये रहा dN1 प्लस μ2 dN2। ये बाकी की वैल्यू आपस में चेंज हो गई। उसने बस जो डेफिनेशन लिखनी है वही लिखनी है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अदर नंबर ऑफ कंपोनेंट। क्योंकि हम जो कर रहे हैं, जब गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज हो रहा है नंबर ऑफ मोल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसलिए डेफिनेशन में हम वही लिखते हैं कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी with respect to number of mole of component at constant temperature pressure, जहां पे constant temperature भी है और pressure भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम में, तो क्लोज सिस्टम में ये दोनों वैल्यू जो होती है ना, ये दोनों वैल्यू एज इट इज रहती है। अब इन दोनों में चेंजेस आते हैं। अब मेटर की क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो μ1 और μ2 तो μ1 dN1 μ2 dN2 ये रहता है। अब बस जो टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, मेटर की क्वांटिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इनकी जगह जीरो आ जाती है। तो फिर जहां क्लोज सिस्टम में dg इज इक्वल टू μ1 dN1 प्लस μ2 dN2 हो जाता है, और मैं नेक्स्ट आगे दिखाता हूँ। हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर dt विल बी जीरो एंड एट कांस्टेंट प्रेशर dp विल बी जीरो। जो एट के कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमें निकालनी होती है,
उसके रेस्पेक्ट में, तो वो वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि मैटर की क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेनी है हमें dt, प्रेशर के कांस्टेंट में लेनी है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल पहले से ही कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लोज सिस्टम के लिए यूज किया जा रहा है। dg dt del t del g अपॉन del t dt इज इक्वल टू 0 pn1, ये सबका सब 0 आ गया, ये दोनों की दोनों। अब इन दोनों को इक्वेशन को, जैसे हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 ये है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब 0 प्लस 0 तो नहीं हो सकता, तो del g इज इक्वल टू mu1 dn1 प्लस mu2 dn2, तो ये हमारे पास बचता है। ये हमारे जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास, जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। 0 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो वैल्यू आती है mu1 dn1 प्लस mu2 dn2, mu1 dn1। अब इनका डिफरेंशियल किया जाता है, जब डिफरेंशियल किया जाता है तो जो d होता है वो रिमूव हो जाता है, ये केमिकल पोटेंशियल के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में सिर्फ हम ये निकालते हैं, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में सिर्फ हम ये यहाँ तक निकालते हैं। लेकिन हमें केमिकल पोटेंशियल चाहिए, केमिकल पोटेंशियल चाहता है तो हमें अब इसका डिफरेंशियल करना होता है। जब हम डिफरेंशियल करते हैं, अब जब डिफरेंशियल कर दे दिया सबका, तो इसमें सबसे डी रिमूव हो जाता है, डिफरेंशियल करने पे डी रिमूव हो जाता है, तो बचता है हमारे पास g इज इक्वल टू mu1n1 प्लस mu2 n2। ये इक्वेशन नंबर इसको हम 5 कह देते हैं, g इज इक्वल टू mu1n1 प्लस mu2 n2। अब ये mu1n1 n1 mu2 n2 एक वेरिएबल होती है। अब वेरिएबल होती है तो इन सबका इंटीग्रेशन भी किया जाता है, कंप्लीटली डिफरेंशियल किया जाता है। डिफरेंशियल किस तरीके से किया जाता है, जब सब में डी लगा दिया जाता है तभी तो डिफरेंशियल होता है। कंप्लीटली डिफरेंशियल हमें करना होता है, अगर पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे तो डेल लगाएंगे, लेकिन हमें कंप्लीटली डिफरेंशियल करना होता है। अब कंप्लीटली डिफरेंशियल करने का ऐसा नहीं है कि आप डी के साथ भी म्यू लगा दीजिए, एन के साथ डी लगा दीजिए, और म्यू 2 के साथ भी डी एन 2। अब जब डिफरेंशियल करना होता है हमें, तो एक मेथड होता है कि सिर्फ पहले आप इसके साथ डी लगाओगे या पहले आप इसके साथ डी लगाओगे, एक को ऐसे ही रहने दोगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल के साथ तो डी लगता है, सबके साथ नहीं लगता। जैसे हम टेम्परेचर पे लगाते हैं तो डी टी, अब ऐसा नहीं, प्रेस बाकी सबको कांस्टेंट रखते हैं, बाकी सबको। तो इसी प्रकार से इन दोनों में से एक पे पहले डिफरेंशियल करेंगे, एक को कांस्टेंट रखा जाएगा, फिर दूसरे पे डिफरेंशियल लगेगा, डिफरेंशियल वैल्यू दूसरे की निकाली जाएगी, फिर दूसरे अदर को कांस्टेंट रखा जाएगा, ऐसे इस पर होगा। तो इस प्रकार से हमारे जो वैल्यू बनेगी, इसकी 2 वैल्यू बन जाएगी, इसकी भी 2 बन जाएगी वही। अब g इज इक्वल टू जो शुरू वाला होता ना, ये शुरू वाले को तो एज इट इज लिख लीजिए mu1, अब इसका n का डिफरेंशियल कर लीजिए dn1 और उससे प्लस का साइन लगाइए। अब n1 को तो एज इट इज लिख लीजिए, क्योंकि n1 का तो आप डिफरेंशियल कर चुके हैं, जैसे ये रहा dt इज इक्वल टू mu1 dn1। अब n का डिफरेंशियल हम कर चुके हैं, तो हमें नेक्स्ट अब इसकी जो डिफरेंशियल करना होगा, तो mu1 का तो डिफरेंशियल करना होगा, तो अब हम पहले n1 को लिखते हैं, n1 एज इट इज लिखा जाएगा, जिसका हमें डिफरेंशियल नहीं करना है वो वैल्यू पहले आएगी, जिसका डिफरेंशियल करना है वो वैल्यू बाद में आ रही है। बस ये है mu1 dn1 प्लस n1 को एज इट इज लिखिए d mu1, तो इसका डिफरेंशियल हो गया इस वाली वैल्यू का। अब इसका डिफरेंशियल कीजिए, mu2 एज इट इज लिखिए, n2 का डिफरेंशियल dn2 प्लस n2 ऐसे लिखिए, फिर mu2 का डिफरेंशियल आ गया d mu2। देखिए इसको इक्वेशन नंबर 6 दिया। अब इक्वेशन नंबर 6 दिया, आपको कुछ इस इक्वेशन में दिख रहा होगा, mu1 dn1 तो यहाँ पर आया, n1 d mu1 यहाँ पर आ गया। अब जब d mu1 यहाँ पर आया तो यहाँ पे mu2 dn2 आया, यहाँ n2, इसका रीअरेंजमेंट किया जाता है। रीअरेंजमेंट बस इसमें ये करना होता है, जो mu1 और mu2 होता है, जैसे यहाँ n1 d mu1 है, इसको उठा के इसके लास्ट में रख दीजिए, n2 के लास्ट वो n1 के इधर रख दीजिए, और mu2 को उठा के n1 की पोजीशन पर रख दीजिए। n1 d mu1 को mu2 dm2 की जगह रखिए, अब mu2 dm2 को इस जगह रीअरेंज कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। dg इज इक्वल टू mu1 dn1 प्लस mu2 dn2, तो सिमिलर हो गया ना, दोनों एक साथ आ गए, इंक्रीज mu1 mu2, वहीं प्लस n1 n2, n1 du mu1 प्लस
N2 D2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 से देखिए, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 से देखिए। इक्वेशन नंबर 4 पे μ1 dn1 प्लस μ2 dn2, μ1 dn1 प्लस μ, तो μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 की वैल्यू क्या है, dg, dg। तो इस इक्वेशन को जो 4 होता है, 4 इक्वेशन को इसमें पुट करना होता है। 4 इक्वेशन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू में पुट करना होता है। तो अब यहाँ पे डेल जी इज इक्वल टू, डेल जी आ जाएगा प्लस n1 d μ1 प्लस n2 d μ2, हमारी ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर। नाउ इक्वेशन नंबर 4 पुट इन द इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दीजिए। dg is equal to dg plus n1 du d mu1 plus n2 d mu2, d mu2 आ गया। अब जब ये इजिकल टू होता है, ये प्लस में होता है, जब आप प्लस को यहाँ पर लाते हो, इजिकल टू यहाँ पर लाए हुए, तो प्लस ये यहाँ पर जब पहुंचेगा तो माइनस में हो जाएगा, dg माइनस dt इजिकल टू 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा, अब 0 इज इक्वल टू n1 d mu1 प्लस n2 d mu2, इक्वेशन नंबर 8, जिसको अब जो ये इक्वेशन बनी है इसको गिब्स डॉर्म इक्वेशन भी कहा जाता है। गिब्स डॉर्म इक्वेशन भी कहा जाता है। इस इक्वेशन को गिब्स डॉर्म इक्वेशन भी कहा जाता है। ये यहाँ तक हमें एक इक्वेशन मिल जाती है। इस इक्वेशन का यूज आगे होगा तो हम आपको जब आगे इसका यूज होगा तो इसका क्या यूज। अब ये इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई। अब जो हमारी जो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के लिए जो की जाए, अब क्लोज सिस्टम के लिए हमें वैल्यू निकालनी होती थी। क्लोज सिस्टम में हम सिर्फ दो में चेंजेस ला रहे थे, जहां पर हम 0 0 रख रहे थे। यहाँ जहां पर dt टेम्परेचर की रेस्पेक्ट में जब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो रही थी, और जब प्रेशर की रेस्पेक्ट में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो रही थी, तो हम वहां पे वैल्यू पुट कर रहे थे। लेकिन अब वो जो वैल्यू पुट करनी होती है, अब हमें एंट्रोपी निकालनी होती है। अब हमें एंट्रोपीज निकालनी थी, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल एंड एंट्रोपीज होता है। अब जो चेंजेस करने होते हैं हमें क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में जब हम चेंजेस करेंगे तो डीपी और dt की उसमें तो करेंगे, जिसमें जब गिब्स एनर्जी का चेंजेस टेम्परेचर की रिप्रेजेंट में हो रहा है या प्रेशर की रिप्रेजेंट में हो रहा है। नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, वो 0 है, उसमें कोई चेंज उसको लिखना ही नहीं है। तो फंडामेंटल इक्वेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई, जो फंडामेंटल इक्वेशन निकली थी हमारी, डेल जी इक्वल टू माइनस एस जी टी प्लस वीडीपी। फिर उसके बाद एंथैल्पी के लिए अलग आई थी, ये गिब्स फ्री एनर्जी के लिए दी गई थी, एंट्रोपी के लिए अलग थी, फ्री एनर्जी के लिए अलग अलग थी, जो फंडामेंटल इक्वेशन दी गई थी। इसमें फंडामेंटल इक्वेशन निकल जाती है जो एंट्रोपीज के लिए निकालनी पड़ती है। अब एंट्रोपीज में हम जब क्लोज सिस्टम में अप्लाई करते हैं, जब ये इक्वेशन को हम क्लोज सिस्टम में, अब देख क्लोज सिस्टम में हम जो लास्ट हमने जो पीछे भी ये इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन ले लीजिए आप। ये अब हमने जब ये इक्वेशन ये वाली लिखी, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में नंबर ऑफ मोल को रख दिया। ये ओपन सिस्टम के लिए थी। क्लोज सिस्टम में इस पोर्शन को हटा दीजिए, सिर्फ इस पोर्शन को लिखिए जब हमें एंट्रोपीज निकालनी है। वही हमने किया, इस वैल्यू को रखा हमने यहाँ पे, डेल जी अपॉन डेल टी डी टी, फिर ऐसा नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट आ गए वही। अगर जब डीपी रेस्पेक्ट में हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हुआ। अब जो फंडामेंटल इक्वेशन में हमें निकालनी होती है, तो हम डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल की वैल्यू माइनस एस करते हैं। जब टेम्परेचर की प्रेजेंस में माइनस एस का मतलब होगा एंट्रोपी। अब डेल जी अपॉन डेल पी टी एन वन एन टू की वैल्यू जो होती है वी होती है, वो ये रही। बट वी नो दैट, तो इक्वेशन नंबर 3 से है, इक्वेशन नंबर 3 फॉर क्लोज सिस्टम के लिए बाकी की वैल्यू 0 आ जाती है। जो मोल, जब मोल आ गया, मोल के रेस्पेक्ट में जो हो रहा है प्रेशर और टेम्परेचर में आ गया। और हम जानते हैं डेल जी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एस, इसकी वैल्यू क्या हुई माइनस एस, डेल जी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू वी।
अब जब इस वैल्यू को आप, ये एक वेरिएबल इक्वेशन होती है, ये क्या होती है, वेरिएबल इक्वेशन होती है। अब इस वेरिएबल इक्वेशन को जैसा आप इक्वेशन नंबर 10 में पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 10 है, इसमें जैसे आप पुट करोगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस एस डी टी, क्योंकि ये तो समझ जाएगा डेल जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। अब जब ये जो इक्वेशन बनती है इसको हम फंडामेंटल इक्वेशन कहते हैं। फंडामेंटल इक्वेशन जो बनी थी वो भी इसी तरीके से बनी थी, बस वो ओपन सिस्टम के लिए बनाई गई थी। ओपन सिस्टम के बाद वो क्लोज सिस्टम आ गए, सिर्फ उनकी वैल्यू चेंज होती है। टेम्परेचर के कम, जब टेम्परेचर आता है तो एंट्रोपी चेंज होती है, प्रेशर पर वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। इक्वेशन नंबर 11 वो हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई यहाँ पे, जो मैंने बताया माइनस एस डी टी प्लस वी टी पी, जिसको फंडामेंटल इक्वेशन भी कहा जाता है। नहीं, अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of temperature on the chemical potential, effect of the temperature of the chemical potential, टेम्परेचर का इफेक्ट जब केमिकल पोटेंशियल पे पड़ता है, फिर उसके बाद जो वैल्यू बनती है, उसके बाद क्या बनती है। अब केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू हम शुरू में जानते थे, क्या क्या बताई गई थी, ये थी, कहाँ है, म्यू आई इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एन आई, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ mole of constant, number of mole of component, mu I is equal to del G upon del Ni। अब हमें टेम्परेचर का इफेक्ट निकालना है केमिकल पोटेंशियल पर, तो हमें जो लिखना है mu I is equal to del mu I del Ni, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा, और Nj, यहाँ जो N2 मॉलिक्यूल जो दिया गया है, यहाँ पे N1 मान लीजिए, तो यहाँ पे N2 ना देंगे, Nj मॉलिक्यूल, N1 मॉलिक्यूल अलग है, आयतन मॉलिक्यूल है, जे मॉलिक्यूल अलग है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है वहां लिखनी होती है। ये कहाँ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, म्यू इज इक्वल टू डेल म्यू आई अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे डी टी, क्योंकि यहाँ डेल टी है तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा, डी टी तो सेम आएगा, बस जब यहाँ वहां डेल जी ले रहे थे, वो डी जी ले रहे थे, इसलिए अब जो जिसका हमें केमिकल जो हमें निकालना होता है वही हम ऊपर की साइड में लिखते हैं। वो मैंने शुरू में बताया था, बिप मैंने आपको बताया था, mu is equal to del mu I upon dt, प्रेशर N1 Nj कांस्टेंट हुआ। और जब dt एज इट इज आ गया, dt तो ये हुआ ना dt, अब ये टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है, और जब टेम्परेचर पे, अब इसको फंडामेंटल इक्वेशन से चेंज किया जाता है, जो फंडामेंटल क्लोज सिस्टम के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं, केमिकल पोटेंशियल हुआ। अब क्लोज सिस्टम में क्या था, जो डेल म्यू आई अपॉन डेल टी, प्रेशर और अदर नंबर जो कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल होते थे, उनकी वैल्यू, जहां पे टेम्परेचर के लिए एंट्रोपी आती थी, अगर मैं ही प्रेशर की बात करें, हम पी होता है यहाँ पे, तो वी आ जाता, तो वैल्यू बन जाती है ये, जिसको इफेक्ट, लेकिन इसका एक अलग जो जिस तरीके से बनता है ना, तो इसका एक डेरिवेशन अलग होता है। पहले आप इस वैल्यू को लिखिए, फिर उसके बाद आप वैल्यू पूरा पहले ओपन सिस्टम के लिए दीजिए, ओपन सिस्टम के बाद आप केमिकल पोटेंशियल क्लोज सिस्टम के लिए दोगे, क्लोज सिस्टम के बाद इक्वेशन पुट करने के बाद एक वैल्यू बनती है, वैल्यू बनने के बाद जो फिर एंट्रोपी में चेंज किया जाता है, फिर जो वैल्यू आ जाती है तो ये होती है, फिर म्यू आई इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, ये केमिकल पोटेंशियल चेंज होता है, जो एंट्रोपी में चेंज होता है, वही यहाँ पे थ्योरी में लिखते हैं। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द केमिकल पोटेंशियल, ये इक्वेशन टेम्परेचर में इफेक्ट दिखाती है, केमिकल पोटेंशियल में टेम्परेचर में इफेक्ट दिखाती है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द केमिकल पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल में टेम्परेचर पर इफेक्ट दिखाती है। दिस इज इक्वेशन, यही इक्वेशन माइनस नेगेटिव, ये ना माइनस पार्शियल मोलर एंट्रोपी के इक्वल होती है, नेगेटिव पार्शियल एंट्रोपी के इक्वल होती है। ये क्या है, माइनस एंट्रोपी, तो एंट्रोपी हमें नहीं यहाँ पे डिटरमाइन कर ली, तो एंट्रोपी तो ही नहीं है, जो म्यू आई केमिकल पोटेंशियल टेम्परेचर के इफेक्ट पे से द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस एंट्रोपी के इक्वल होता है। नहीं, अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द केमिकल पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द केमिकल पोटेंशियल, कुछ नहीं करना, म्यू आई इज इक्वल टू डेल म्यू आई अपॉन डेल पी, यहाँ पे बस पी लगाना है,
टी है ना, यहाँ पे पी लगाना है। अब यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट नहीं लेना है, यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट लेना है, क्योंकि प्रेशर के रेस्पेक्ट में हम केमिकल पोटेंशियल कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट देखना है, और जब प्रेशर का इफेक्ट देखा जाता है तो प्रेशर में हम जानते हैं जो फंडामेंटल इक्वेशन के फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग हमें पता है, फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग डेल म्यू आई अपॉन डेल टी किसी एक वेरिएबल की और अदर कंपोनेंट की वैल्यू कांस्टेंट, अदर वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। अब उसकी वैल्यू जो आती है v आती है, तो यहाँ पर बस v आ जाएगा। v के बाद वॉल्यूम, वही थ्योरी में आप लिखोगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द केमिकल पोटेंशियल। ये इक्वेशन केमिकल पोटेंशियल पर प्रेशर का इफेक्ट दिखाती है, और दिस इक्वेशन विल बी पार्शियल मोलर वॉल्यूम। पार्शियल मोलर वॉल्यूम होती है। प्रेशर को भी कर सकते, प्रेशर को भी कर सकते हैं, उसमें अदर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। प्रेशर में ओपन सिस्टम आ जाएगा, टेम्परेचर को भी कर सकते हैं। बस इसमें एक और लाइन आप ऐड कर लीजिए, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है, जो केमिकल पोटेंशियल पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है और केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। वहीं प्रेशर के इफेक्ट की बात करें, केमिकल पोटेंशियल जब प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ केमिकल पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। अब ये आ गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द केमिकल पोटेंशियल, वो जो मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ मैं, म्यू आई डेल म्यू आई अपॉन डेल पी डी पी पे एन वाई। अब इस हम फंडामेंटल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं, या वेरिएबल इक्वेशन जो हमने बताया पीछे इसमें लिखवाया था मैंने, इट्स अ वेरिएबल इक्वेशन, या फ्रॉम फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है v होती है। प्रेशर के रेस्पेक्ट में जब होता है तो v आता है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में -s आता है। वो थ्योरी में वही लिखा जो मैंने पहले बता चुका। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द केमिकल पोटेंशियल। इट इज इक्वल टू द पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ये इक्वेशन इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है रेस्पेक्ट टू केमिकल, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द केमिकल पोटेंशियल होता है। अब जो केमिकल पोटेंशियल होता है वॉल्यूम के इक्वल होता है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो केमिकल पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो केमिकल पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन केमिकल पोटेंशियल विल बी आल्सो इंक्रीज। बस ये वैल्यू है, ये यहाँ पर आएगी। उसके बाद हम फिजिसिटी पढ़ेंगे। फिजिसिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिसिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिसिटी। ओके, थैंक यू।